गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 15 चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक सबसे बड़े बर्निंग इश्यू के रूप में उभर रहा था कि लैंग्वेज, जहाँ की हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इंडिया में विभिन्न लैंग्वेज और रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, उसमें हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के नेशनल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट करना ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। क्योंकि जो क्षेत्रीयता को मानने वाले लोग थे, जो साउथ जहाँ की उनकी अपनी अपनी बहुत ही रिच रीजनल लैंग्वेज है, उनके लिए नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहां पे उनके अपने रीजनल लैंग्वेज के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में एस्टैब्लिश करने वालों में जो सबसे जोरदार आवाज उठाई गई थी वो आरवी धुलेकर के द्वारा उठाई गई थी। और महात्मा गांधी जो एक प्रोमिनेंट नेशनल लीडर थे और सर्वे सर्वा थे, उनके अनुसार भी हिंदुस्तानी को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में दो ही मेजर कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम। और जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ उर्दू एंड हिंदी, राइट? सो टू मेजर कम्युनिटीज एंड टू मेजर हिंदुस्तानी इज द ब्लेंड ऑफ टू मेजर लैंग्वेजेस, हिंदी एंड उर्दू। तो इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडिया में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तानी को एक्सेप्ट किया जाए, जिसमें कि हिंदी भी है और उर्दू भी है। तो देखते हैं एक व्याख्यान, एक लॉजिक कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने किस तरह के लॉजिक पेश किए हिंदुस्तानी को लैंग्वेज के रूप में और राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहली जो समस्या थी कि इंडिया को यूनाइट करने के लिए, जबकि इंडिया में विभिन्न भाषा भाषी के लोग हैं, तो किस तरह से उसे यूनाइट किया जाए और किस तरह से लोगों के रीजनल लैंग्वेजेस के जो हेरिटेज हैं उसको किस तरह से एसोसिएट किया जाए कि उसको भी खतरा ना हो, रीजनल लैंग्वेजेस को भी खतरा ना हो और हिंदुस्तान की यूनिटी भी बनी रहे। तो ये एक सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए। तो लोगों का कहना था कि हाउ कुड पीपल लिसन टू ईच अदर और कनेक्ट विद ईच अदर इफ दे डिडंट नो हिंदी। अगर वो लोगों का कहना था कि लोग एक दूसरे को समझेंगे कैसे और एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे अगर वो एक दूसरे की लैंग्वेजेस को नहीं जानते। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लैंग्वेज इशू जो था वो कई बार और कई महीने पहले से इसके ऊपर डिबेट चल रहा था कि कौन से लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल जो उस समय जो भाषा थी, इंग्लिश सर्वोपरि भाषा थी, क्योंकि सारे कामकाज सारे डॉक्यूमेंटेशन जो थे वो इंग्लिश में हो रहे थे। अब इंग्लिश को ओवरलैप करके हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ये सबसे बड़ा टास्क था। 1930s तक कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए मानी हुई थी या उसने विचार किया हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे। और मैंने पहले भी कहा कि महात्मा गांधी क्यों चाहते थे, क्योंकि चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट होकर के और दोनों की जो यूनिफिकेशन की एक लैंग्वेज थी हिंदुस्तानी, उसको एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो Hindustani, a blend of Hindi and Urdu, was a popular language of a large section of the people of India, and it was a composite language enriched by the interaction of diverse culture. महात्मा गांधी का मानना था कि एक enriched language है जिसमें हिंदू और उर्दू के बहुत सारे इंट्रिकेसीज और बहुत सारे जो बारीकियां हैं वो दोनों मिक्सअप हो गई हैं हिंदू और उर्दू के रूप में, जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता था। तो इसमें इंटरेक्शन करने से डाइवर्स लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका परसेंटेज, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। लेकिन बहुत सालों के बाद ये देखा गया कि बहुत सारे वर्ड्स एंड टर्म्स जो थे हिंदी एंड उर्दू के, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, अलग होने लगे। क्यों अलग होने लगे? कि जैसे जैसे हिंदू कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी के रूप बीच में दरार आने लगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी और वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों कम्युनिटी अलग अलग हो जाए। तो जैसे ही उन दोनों कम्युनिटीज के बीच में खाई बढ़ती गई, गैप बढ़ता गया, वैसे ही दोनों भाषाओं हिंदी एंड उर्दू के बीच में भी गैप बढ़ता गया। हिंदी जो कि हिंदुस्तानी जो कि मिक्स्ड वर्जन था हिंदी एंड उर्दू का, तो अब क्या हुआ कि हिंदी लैंग्वेज में
संस्कृताइजेशन होने लगा हिंदी लैंग्वेज का। संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों को, संस्कृत के वर्ड्स को और जो उर्दू के वर्ड्स थे उसे रिमूव किया जाने लगा और हिंदी के और संस्कृत के वर्ड को ज्यादा उसमें मिलाया जाने, मिक्स किया जाने लगा। उसी तरह से उर्दू का जो पर्सनाइजेशन किया जाने लगा, पर्शिया की जो लैंग्वेज थी वो पर्सनाइज्ड लैंग्वेज को उर्दू में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की बात की जाने लगी, यानी प्योरली फॉर मुस्लिम एंड हिंदी दैट इज प्योरली फॉर द हिंदू, ये कोशिश की जाने लगी। फिर एक कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट डिपेंड हिंदी एंड उर्दू आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग अपार्ट। कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, जो एक कम्युनिटी को, जो एक रिलीजन को डिपेंड आइडेंटिफिकेशन होता है किसी लैंग्वेज का, तो धीरे धीरे जब ये दोनों भाषाओं के बीच में मुगलों के समय में हिंदुस्तानी जो कि एक मिक्स लैंग्वेज था दोनों का, वो अडॉप्ट किया गया था और उसी बोलचाल में यूज किया जाता था। लेकिन अब जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये खाई बढ़ने लगी तो दोनों भाषाओं के बीच में भी ये गैप जो था वो बीच में बढ़ता गया और एक साइड में तो संस्कृताइजेशन होने लगा हिंदी का, पर्जिंग इट ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ पर्शियन एंड अरबिक ओरिजिन। जो पर्शियन वर्ड्स थे अरबिक ओरिजिन के उनको हटाया जाने लगा, रिमूव किया जाने लगा। और दूसरी तरफ उर्दू वाज बीइंग इंक्रीजिंगली पर्सनाइज्ड और उर्दू को पर्शियन लैंग्वेज में पूरी तरह से ढाला जाने लगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि लैंग्वेज बिकेम एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। तो अब लैंग्वेज राष्ट्र की भाषा ना होकर के अब लैंग्वेज जो था वो रिलीजन को आइडेंटिफाई किया जाने लगा, रिलीजन को एग्जिस्ट करने लगा कि हिंदू के लिए हिंदी एंड मुस्लिम्स के लिए उर्दू। तो महात्मा गांधी हाउएवर रिटेन्ड हिज फेथ इन द कंपोज्ड कैरेक्टर ऑफ हिंदुस्तानी। और जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदुस्तानी को महात्मा गांधी, जो कि एक ब्लेंड था, एक मिक्सचर था हिंदी एंड उर्दू का, उसको एक कंपोजिट कैरेक्टर के रूप में वो लेना चाहते थे महात्मा गांधी, राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे हिंदुस्तानी को। इट वॉज नॉट हिंदी, इट वॉज हिंदुस्तानी एंड हिंदुस्तानी वॉज द ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू। अब इसमें देखें कि एक आरवी धुलेकर हुए हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी और बहुत ही भावनात्मक अपील की सदन में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, कि उसके शुरुआती सेशन में ही जब शुरुआत हुआ कंस्टिट्यूएंट असेंबली की सेशन की शुरुआत हुई थी, तभी उन्होंने कहा था कि अ कांग्रेसमैन फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस। और आरवी धुलेकर जो थे एक कांग्रेसी थे जो कि यूनाइटेड प्रोविंस के रहने वाले थे और उन्होंने एक बहुत ही अग्रेसिव अपील की लोगों से कि हिंदी भी यूज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कि संविधान निर्माण के लिए हिंदी भाषा को यूज किया जाना चाहिए। और जब सब लोगों ने कहा कि when told that not everyone in the assembly know the language, जब सब लोगों ने कहा कि असेंबली में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी हिंदी नहीं जानते, तो धुलेकर ने बहुत जोरदार शब्दों में इसका खंडन किया और बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि people who are present in this assembly house to fashion a constitution for India and do not know Hindustani are not worthy to be member of this assembly। उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के लिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करने के लिए यहाँ बैठे हैं, और वो अगर कहें कि वो हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और ऐसे लोगों को द बेटर दे लीव, कि उनको चले जाना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ करके, जो हिंदी नहीं जानते। और एक बहुत बड़ा अग्रेशन था, एक बहुत कड़े शब्दों में ये कहा गया था। इसलिए जैसे ही लोगों ने उनकी इस स्पीच को सुना, लोग अग्रेशन में आ गए। लेकिन धुलेकर जो थे उन्होंने हिंदी में अपनी स्पीच जारी रखी और हिंदी में अपनी स्पीच वो देते रहे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो कि इंटरवेन किया, उन्होंने बीच बचाव किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सभा की शांति भंग हो, सभा में पीसफुल सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि लैंग्वेज इशू जो है वो कंटिन्यूड है बहुत सालों से और मेंबर्स को एजिटेट नहीं किया जाना चाहिए, मेंबर को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में बैठे हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है। अगर इसमें इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति या इस तरह के अग्रेशन की बात आई तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने बीच बचाव करके और उस माहौल को उन्होंने शांत किया, जो आरवी धुलेकर के स्पीच के बाद लोगों में एक अग्रेशन आ गया था, एजिटेशन आ गया था। उसके 3 साल बाद जब शुरुआती सेशन हुआ, उसमें जो आरवी धुलेकर की स्पीच थी, उसके 3 साल के बाद 12 सितंबर 1947 को धुलेकर की स्पीच ने फिर से एक बार सदन में अग्रेशन का काम किया, सदन में एक बार लोगों को एजिटेट कर दिया। क्यों? क्योंकि now the language committee of the constituent assembly had produced its report and had thought of a compromise formula to resolve the deadlock between those who advocated Hindi as the national language and those who opposed it। तो
धुलेकर की जो चाहते थे कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अडॉप्ट किया जाए, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषा समिति की जो रिपोर्ट थी, वो 12 सितंबर 1947 को डिक्लेयर किया गया और उसमें हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया और ये कहा गया कि इंग्लिश 15 सालों तक जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया है, जो पत्राचार की व्यवस्था है, वो इंग्लिश में चलती रहे और धीरे-धीरे हम लोग ग्रेजुअली शिफ्ट हों हिंदी के ऊपर। हिंदी को हम एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करें, एडॉप्ट करें सबके द्वारा। तो अभी क्या था कि फॉर द फर्स्ट 15 इयर्स इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस। तो पहले 15 साल के लिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एडॉप्ट किया गया। फिर ईच प्रोविंसेस वाज टू बी अलाउड टू चूज वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल वर्क विद इन द प्रोविंस। और जो क्षेत्रीय प्रोविंसेस थे, जो राज्य थे, वहां पे उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी क्षेत्रीय भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में वो अडॉप्ट कर सकते हैं। हिंदी राजभाषा बनी रहेगी। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होंगे, चाहे सेंट्रल पे या स्टेट पे, वो इंग्लिश होगा और जो स्टेट प्रोविंसेज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो अपना रीजनल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे। ये डिसाइड किया गया भाषा समिति के द्वारा और ये 12 सितंबर 1947 को भाषा समिति की रिपोर्ट आई। By referring to Hindi as the official rather than the national language, the language committee of the Constituent Assembly hoped to placate ruffled emotions and arrive at a solution that would be acceptable to all. तो हिंदी को राजभाषा बना करके और एक जो बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग इशू था, एक ज्वलंत इशू था, बर्निंग इशू था, उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन लोगों ने फाइंड आउट किया, एक सोल्यूशन लोगों ने, भाषा समिति ने फाइंड आउट किया कि हिंदी को राजभाषा एक्सेप्ट किया और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। आफ्टर 15 years we will gradually shift to the हिंदी। तो ये एक्सेप्ट किया गया और डिसाइड किया गया। दुलेकर was not one who liked such an attitude of reconciliation. He wanted Hindi to be declared not an official language but a national language. दुलेकर इतने से ही धारिक होने वाले नहीं थे, इतने से ही मानने वाले नहीं थे। वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, न कि राजभाषा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि he attacked those who protested Hindi was being forced to the nation and mocked those who said in the name of Mahatma Gandhi that Hindustani rather than Hindi ought to be the national language. उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर जो लोग हिंदी को नेशन के ऊपर, ये राष्ट्र के ऊपर थोपने की बात कह रहे थे कि हिंदी अगर थोपा गया तो वो इस कन्फेडरेशन से, इस फेडरल जो संघ बन रहा था, उससे वो अलग हो जाएंगे। ऐसी धमकी दी थी कई लोगों ने जो क्षेत्रीय भाषाओं को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे और उनको उन्होंने उनके ऊपर कटाक्ष किया धुलेकर ने, जो ये कहते थे कि महात्मा गांधी जो है वो हिंदुस्तानी न कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, नोबडी कैन बी मोर हैप्पी देन माई सेल्फ दैट हिंदी हैज बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। धुलेकर ने कहा क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझसे बेहतर कोई खुश नहीं हो सकता कि हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया है और सम से दैट इट इज अ कंसेशन टू हिंदी लैंग्वेज। और कुछ ने कहा कि हिंदी के लिए कंसेशन है, हिंदी के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट लिया गया है राजभाषा बनाने के लिए। लेकिन धुलेकर ने कहा कि नहीं, ये कंसेशन नहीं है हिंदी के लिए। आई से नो, इट इज अ कंज्यूमेशन ऑफ हिस्टोरिक प्रोसेस। ये एक ऐतिहासिक प्रोसेसिंग का, ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट करना। तो इस तरह से 12 सितंबर 1947 की भाषा समिति की रिपोर्ट के बाद, जिसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया, इस बर्निंग इश्यू का, लैंग्वेज का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसको रिजॉल्व किया गया, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया और लोग काफी हद तक सहमत हो गए। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे जो लोग थे वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे और इसमें कई लोगों में से एक थी दुर्गाबाई जो कि वर्चस्व का भय था उनके पास। श्रीमती जी दुर्गाबाई थी और उन्होंने जो मद्रास की थी और उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया था। जब धुलेकर ने अपनी स्पीच हिंदी में दी थी और वो काफी जोरदार शब्दों में उन्होंने उनका समर्थन किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो कई जो क्षेत्रीय भाषी लोग थे वो सहमत नहीं थे और एग्रेशन में आ गए थे। तो दुर्गाबाई जी ने बताया कि
दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा था और विरोधियों का मानना था कि हिंदी के लिए हो रहा ये प्रचार जो है वो प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का काम है, कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया तो जो रीजनल लैंग्वेज है वो लगभग ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उनकी जड़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये लोगों को भय था। तो जे दुर्गाबाई ने ये कहा था कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इसका निदान हमें सोचना है। उसी तरह से एक हुए हैं यहाँ पे शंकर राव, जो कि शंकर राव थे, जो कि टीए रामलिंगम चेट्टियार हुए हैं, जिन्होंने कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे एहतियात के साथ बरता जाए, एहतियात किया जाए, ताकि सब लोग इस पे सहमत हो सके और इस मुद्दे पर, और ऐसा कोई प्रोसेसिंग निकाला जाए, ऐसा कोई रिजल्ट निकाला जाए, ऐसा कोई सोल्यूशन निकाला जाए जिसपे सभी सहमत हो, नहीं तो लोगों में कड़वाहट भर जाएगी। तो ये कई सारे लोग थे जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए के विरुद्ध थे, जिसमें जी दुर्गाबाई थी, मद्रास के थे टीए रामलिंगम चेट्टियार, मद्रास के थे, ये भी नहीं चाहते थे। उसी तरह से शंकर राव देव थे जो मुंबई के थे ये, और ये कांग्रेसी था, महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके थे। लेकिन इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हो तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो। यानी जो रीजनल लैंग्वेज मानने वाले लोग हैं उनके बीच में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ लोगों के स्टेटमेंट को कोट करके आप इस क्वेश्चन के आंसर को आप पूरा कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं और इसे कंप्लीट करने के बाद आप गूगल क्लासरूम में सेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है, जिसमें 4 to 5 क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है और ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। ओके, गुड डे एवरीवन।